सुप्रभात। आज मैं आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 10वें अध्याय अपूर्व अनुभव को लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी की लेखिका तेतुत्सो कुरियानगी हैं और तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। यानी ये रचना हिंदी साहित्य की रचना न होकर जापानी भाषा की रचना है और इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। ये एक ऐसी अद्भुत पाठशाला यानी स्कूल और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे उनके क्लासरूम थे, गहरी जड़ों वाले पेड़ उनके स्कूल का गेट थे और पेड़ों की डालियाँ उनके खेलने के कोने थे। और इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका यानी कि तेतुत्सो कुरियानगी जिन्होंने इस कहानी को लिखा है वो स्वयं इस स्कूल की छात्रा रह चुकी थी, यानी उन्होंने इसी स्कूल में पढ़ाई की थी और अपने बचपन के अनुभवों पर ही उन्होंने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तोतो-चान। और यहाँ हम जो कहानी पढ़ेंगे वो इसी पुस्तक तोतो-चान का एक छोटा सा अंश है और इसका नाम है अपूर्व अनुभव। अब इस कहानी का नाम अपूर्व अनुभव इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें दो छोटे बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों के द्वारा एक ऐसा काम किया जाता है जिस काम से उन्हें एक ऐसा अनुभव मिलता है जो अपूर्व है, यानी जो पहले कभी नहीं उन्हें मिला था। शायद इसीलिए इस कहानी का नाम अपूर्व अनुभव है। तो आइए हम कहानी देखते हैं। इस कहानी में दो छोटे बच्चे हैं जिनमें से एक का नाम तोतो-चान और एक का नाम यासुकी-चान है। तोतो-चान एक बच्ची है और यासुकी-चान एक लड़का है जो कि उससे कुछ ही साल बड़ा है, पर इन दोनों की दोस्ती अटूट है। और यासुकी-चान पोलियो से ग्रस्त है, उसके पैर में पोलियो हो गया है जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से चल फिर नहीं पाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापान में स्कूलों में हर बच्चे का अपना अपना पेड़ होता था और उस पेड़ को उस बच्चा अपनी निजी संपत्ति मानता था और अगर किसी बच्चे को किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना होता था तो वो पहले पूरी शिष्टता से यानी कि एकदम आदर के भाव से, एकदम विनम्र भाव से ये पूछता था कि माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं। और जब सामने वाला जिसका वो पेड़ होता था वो अपनी सहमति देता था तभी वो दूसरा बच्चा उस पेड़ पर चढ़ पाता था। लेकिन यासुकी-चान को तो पोलियो था तो वो तो किसी पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था और इसीलिए उसकी संपत्ति के रूप में कोई भी पेड़ उसके पास नहीं था। पर उसकी हार्दिक इच्छा थी, उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो भी एक दिन किसी पेड़ पर चढ़ पाता और अपनी इस इच्छा को उसने अपने मित्र तोतो-चान से बताया। और तोतो-चान ने ये ठान लिया कि वो यासुकी-चान को पेड़ पर ज़रूर चढ़ाएगी और उसे भी ये अनुभव लेने देगी कि आखिर पेड़ पर चढ़ना और वहाँ से दुनिया को देखना कैसा लगता है। और इस काम के लिए उसने एक दिन निश्चित किया जिस दिन की वो यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली थी और उसने अपने घर में ये बात किसी से भी नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि अगर बड़ों को ये बात पता चलेगी तो वो लोग ऐसा करने नहीं देंगे। पर अपने कुत्ते रॉकी को ये बात बताने से वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने रॉकी को सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बाद जब तोतो-चान अपने स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले में झूल रहा था और वो जल्दी जल्दी यासुकी-चान को ढूंढने लगी। तो जैसे ही यासुकी-चान ने तोतो-चान को देखा तो वो भी अपने पैरों को घसीटता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। वो दोनों बहुत ही खुश थे और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित भी थे क्योंकि आज वो एक अनोखा काम करने वाले थे। तो सबसे पहले तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वो अपने स्कूल के चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, यानी कि चौकीदार जिस रूम में बैठता था उस रूम की तरफ गई और वहाँ से वो एक सीढ़ी को घसीट कर ले आई और उस सीढ़ी को उसने पेड़ के तने के सहारे खड़ा कर दिया इस तरह से कि वो सीढ़ी पेड़ की द्विशाखा तक पहुँचने लगी। द्विशाखा यानी कि जहाँ से पेड़ में एक डाली ऊपर की ओर निकली रहती है ना, दो डालियाँ जहाँ आपस में मिल जाती हैं उसको द्विशाखा कहते हैं। तो वहाँ तक वो सीढ़ी पहुँच रही थी। फिर उसने
उस सीढ़ी के पास वो कुर्सी से पहुंची और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया और उसने यासुकी चान से कहा कि अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। लेकिन यासुकी चान के हाथ पैर इतने ज़्यादा कमज़ोर थे कि वो सीढ़ी के पहले पायदान पर भी अपने पैरों को रख नहीं पाया। तब फिर तोतो चान कुर्सी से नीचे उतरकर पीछे से यासुकी चान को धक्का मारने लगी, पर चूँकि वो बहुत ही छोटी सी बच्ची थी और उसमें ज़्यादा ताकत नहीं थी तो इसलिए वो ऐसा कर नहीं पाई। पर फिर भी वो दोनों इस बात से निराश नहीं हुए और वो बैठकर और भी ज़्यादा तरकीबें सोचने लगी कि किस तरह से वो अपने मित्र को अपने पेड़ पर चढ़ा पाए। और अचानक उसके दिमाग में एक नई तरकीब आई और वो फिर से भागकर चौकीदार के रूम की तरफ गई और वहाँ से वो एक तिपाई सीढ़ी लेकर आई। तिपाई सीढ़ी यानी स्टैंड वाली सीढ़ी है ना। तो वो तिपाई सीढ़ी लाकर जब उसने उसे पेड़ के तने से सटाया तो तिपाई सीढ़ी का ऊपरी सिरा भी पेड़ की द्विशाखा तक पहुँच रहा था और तिपाई सीढ़ी को पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि वो तो खुद ही स्टैंड के सहारे खड़ा होता है। तो अब उसने यासुकी चान को ऊपर चढ़ने के लिए कहा और यासुकी चान ने ऊपर चढ़ना शुरू किया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर वो इस काम को करने लगा। और तोतो चान भी नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी के एक एक पायदान पर रखने में उसकी मदद कर रही थी। फिर जब इतनी मेहनत के बाद वो पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच गए तो उन लोगों ने खुशी के मारे हुर्रे की आवाज़ निकाली। लेकिन फिर उनको लगा कि अब क्या होगा, अब यहाँ से आगे वो कैसे पेड़ पर चढ़ पाएंगे। तो उनको अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी, है ना। लेकिन उन्होंने इससे हार नहीं माना और यासुकी चान जो कि रोने लगा था तो तोतो चान को लगा कि वो बिल्कुल भी नहीं रोएगी क्योंकि अगर उसने रोया तो यासुकी चान और भी ज़्यादा निराश हो जाएगा। फिर उसने एक उपाय निकाला और उसने यासुकी चान से कहा कि तुम इस सीढ़ी के ऊपरी स्टैंड पर लेट जाओ और मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद यासुकी चान वहाँ लेट गया और तोतो चान उसको पेड़ के ऊपर खींचने की कोशिश करने लगी। इस समय अगर कोई बड़ा उनको ऐसा करते हुए देख लेता तो वो सच में बहुत डर जाता, लेकिन उन दोनों बच्चों में डर का नामो निशान भी नहीं था। और जब वो ये काम कर रहे थे तो उस समय धूप भी कम हो गई थी, आसमान में बादल आ गए थे, जैसे कि प्रकृति भी उन लोगों की मदद करना चाह रही हो। काफ़ी मेहनत के बाद तोतो चान अपने मित्र यासुकी चान को ऊपर खींच पाई और अब वो दोनों पेड़ की द्विशाखा पर आमने सामने बैठे हुए थे। और तोतो चान ने यासुकी चान के सम्मान में कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान ने भी शिष्टता दिखाते हुए पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और इस तरह उस दिन यासुकी चान को एक नई दुनिया की झलक मिली, ऐसी दुनिया जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। और उसने खुश होते हुए कहा कि ओहो, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना और यहाँ से सब कुछ कितना अच्छा दिखता है। और फिर वो पेड़ पर चढ़कर इधर उधर की बातें करने लगे। यासुकी चान ने तोतो चान को बताया कि मेरी एक बहन अमेरिका में रहती है और उसने बताया है कि अमेरिका में एक चीज़ होती है जिसका नाम टेलीविज़न है। तो सोचिए ये कहानी कितनी पुरानी है, जब टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, कहीं कहीं टेलीविज़न हुआ करता था तब की ये कहानी है। तो यासुकी चान ने बताया कि मेरी बहन कहती है कि जब वो जापान में आएगी तो टेलीविज़न को साथ लाएगी और फिर हम टेलीविज़न में घर में ही बैठकर सुमो कुश्ती देख सकेंगे। मेरी बहन बताती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो तोतो चान उस समय ये नहीं समझ पाई कि यासुकी चान जो कि चल भी नहीं पाता है वो मतलब टेलीविज़न पे बैठ के कैसे सुमो कुश्ती देखेगा। और फिर वो ये भी सोच के हैरान होने लगी कि सुमो जैसा बड़ा पहलवान एक डिब्बे में कैसे आ जाएगा। लेकिन फिर भी उसको ये सब सोच के बहुत अच्छा लग रहा था। और यासुकी चान उसे तब टेलीविज़न की बात बता रहा था जब टेलीविज़न के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो इस तरह बातें करते हुए वो लोग पेड़ पर बैठकर गीत भी गा रहे थे और दोनों बेहद
खुश थे और यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। अंतिम मौका इसलिए क्योंकि शायद फिर इसके बाद इतनी ज़्यादा मेहनत करके कोई भी उसको पेड़ पर नहीं चढ़ा पाएगा, तो इसलिए वो इस मौके को भरपूर जी लेना चाहता था, पूरी तरह से अपने मन में, अपने यादों में इसको समा लेना चाहता था कि पेड़ पर चढ़ने का अनुभव उसके लिए सचमुच अपूर्व था। तो इस तरह इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि बचपन की दोस्ती कितनी निर्मल होती है, जिसमें बिल्कुल भी स्वार्थ की भावना नहीं होती है, एकदम निस्वार्थ होती है। लोग अपने फ़ायदे के बारे में इसमें नहीं सोचते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसे दोस्त ज़रूर बनाने चाहिए जो कि निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करें, हमारे लिए सोचें, हमारी भलाई की कामना करें। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो इसके अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तरों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।